ये आकाशवाणी है। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तुत है कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ हैं डॉक्टर पीयूष रंजन। नमस्कार। कहते हैं कि धैर्य, सजगता और सलाह ये 3 ऐसे शब्द हैं जो आपको बड़ी से बड़ी मुश्किल से भी आपको पार पहुंचा देंगे। धैर्य लगातार आपने रखा हुआ है, तभी तो इस लॉकडाउन में कोविड की संख्या जो है नहीं बढ़ी। आप लगातार सजग रहे और इस काल के अंदर, इस वक्त के अंदर लगातार आपको सलाह देते रहे, हमारे स्वास्थ्य विशेषज्ञ आपको सलाह देते रहे। और ये इन तीनों के कारण हुआ ये कि कोरोना के जो मामले थे वो बढ़े नहीं। अब फिलहाल स्थिति यह है, देश में आज कोविड के सर्वाधिक 65,880 रोगी जो थे वो स्वस्थ हुए। स्वस्थ होने की दर भी लगातार बढ़ रही है, लेकिन उसके बावजूद भी ऐसा हो रहा है कि कोरोना संक्रमण से लोग ज्यादा से ज्यादा प्रभावित हो रहे हैं। आज कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा के लिए, आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वास्थ्य विशेषज्ञ डॉक्टर पीयूष रंजन। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके माध्यम से देश भर के लोगों से जुड़ने का मौका मिला, हार्दिक अभिनंदन। कार्यक्रम का आरंभ करने से पहले हम एक बार फिर अपने श्रोताओं को बता दें कि आप इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फोन नंबर नोट कीजिए 1800-115767। इसके अलावा एक और नंबर है 23314444। इन नंबर पर फोन कॉल करके आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। डॉक्टर साहब, कार्यक्रम की शुरुआत भी हम ऐसे ही कर रहे हैं। हालांकि कोरोना से स्वस्थ होने की दर जो है वो लगातार बढ़ रही है, फिर भी संक्रमितों की जो संख्या है वो कम नहीं हो रही है। ऐसे में क्या है, लोगों ने अपना धैर्य खो दिया है, सजगता कम कर दी है, या लोग इसको लेकर उतने गंभीर नहीं हैं? जी, ये सबसे बड़ी चिंता की बात है कि लगभग 6 महीने होने को हैं और ये एपिडेमियोलॉजिकल कर्व जो है वो थमता या फ्लैट होता नजर नहीं आ रहा जी। क्योंकि इस बीमारी में हमारे देश में जिस तरह की तैयारी हुई है, इसमें मॉर्टेलिटी की रेट और जो मॉर्बिडिटी है वो विश्व भर में न्यूनतम स्तर पर है। यह हमारे लिए खुश होने की बात है। लेकिन न इसकी संख्या, जो संक्रमण की संख्या में नियंत्रण न हो पाना वास्तव में चिंता की बात है। और अब जबकि पिछले 6 महीने में जो बात हमारे सामने आई है और जो बात हम समझ चुके हैं कि इसके पीछे सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है, सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, वह यह है कि जो ह्यूमन नेचर है, ह्यूमन एटीट्यूड है, वो इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात है। धीरे धीरे जो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम शायद लोग इस बात के प्रति थोड़े बेपरवाह से होते जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि यह बीमारी थोड़ी मामूली जैसी बीमारी है और एक ही चीज को लंबे समय तक करते रहना, चाहे मास्क पहनना हो, हैंड सैनिटाइज करना हो या सोशल डिस्टेंसिंग करना हो, वो धीरे धीरे लोगों में शिथिलता आने लग गई है। तो यह एक चिंता की बात है। और जब तक कि हम अपने व्यवहार को, ह्यूमन बिहेवियर को चेंज नहीं करेंगे, तब तक हम लोग इस कर्व को, एपिडेमियोलॉजिकल कर्व को, संक्रमण के कर्व को फ्लैटन या फिर डिक्रीज डायरेक्शन में नहीं ले जा पाएंगे। डॉक्टर साहब, लगातार कहा यह जा रहा है कि बहुत से रोगी ऐसे हैं जो घर पर ही रह के स्वयं ही इससे ठीक हो जाते हैं। क्या इसको लेके लोग अब उतने गंभीर नहीं रह गए हैं? क्योंकि जब ये समझने लगे हैं कि जब हम घर पर ही रह के ही ठीक हो जाएंगे तो फिर मास्क की जरूरत नहीं है या हाथ धोने की इतनी जरूरत नहीं है। देखिए, ऐसा होता है कि इसमें जो लगभग 90% लोगों में जो बीमारी होती है बहुत मामूली होती है जी। और ज्यादातर जो युवा लोग हैं जो कि घर के बाहर निकलते हैं, जो कि मूल तौर पर इस बीमारी को फैलाने के लिए जिम्मेदार हैं जी। जैसे कि चाहे वो घर से बाहर किसी काम के लिए निकले या और दूसरे चीज के लिए, उनमें चूंकि इस रोग के लक्षण बहुत कम होते हैं, इसलिए उन्हें लगता है कि इस चीज से बचने के लिए ये एक लंबा व्रत के समान है। जैसे कि 6 महीना हुआ और शायद अगले 6 महीने तक और ये चीजें हर दिन हमेशा करते रहना पड़े, तो इस व्यवहार को बदल पाना उनके लिए मुश्किल हो जा रहा है। लेकिन यहाँ इस बात को ध्यान देना जरूरी है कि भले ही उन्हें इस बात के कारण ज्यादा परेशानी नहीं होती हो, लेकिन जो दूसरे वल्नरेबल ग्रुप है, जो हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे कि बुजुर्ग हो गए और जिन्हें की और इन्फेक्शन और जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम है दूसरी बीमारियों की वजह से, वो इसके चपेट में आ जा रहे हैं और मोर्टेलिटी सबसे ज्यादा उनमें होती जा रही है।
डॉक्टर साहब, अक्सर देखा गया है कि जिसमें एंटीबॉडीज डेवलप हो जा रहे हैं या एंटीबॉडीज होने के बाद जैसे उन्हें कोरोना हो गया, तो उस तरह के लोग अब बिना मास्क के घूम रहे हैं। क्या ये समाज के लिए और दूसरों के लिए खतरनाक है? जी, ये बिल्कुल खतरनाक है। देखिए, इस बीमारी में जो संपूर्ण निदान की जो हम लोग बात करते हैं, वो स्वयं के लिए नहीं बल्कि ये कम्युनिटी में दूसरे लोगों के लिए भी है। जी, यह बीमारी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। भले ही आपसे आपके अपने परिवार को ना फैले, लेकिन आपके अपने परिवार के जो दूसरे बुजुर्ग लोग हैं, उनको दूसरे लोगों से फैल सकता है। इसलिए हर लोगों को यह जिम्मेदारी लेनी होगी कि भले ही अगर वो पॉजिटिव हो गए हैं, वो ठीक भी हो गए, तो भी जो प्रोटेक्टिव मेजर्स हैं, जो सुरक्षा संबंधी जो दूसरे तरीके हैं, उनका पालन वो बदस्तूर जारी रखे, ताकि उनसे जो कम्युनिटी में, जो समाज के दूसरे लोगों में जो यह बीमारी फैल रही है, वो ना फैले। कोविड के कारण अक्सर अब घर से लोग कम से कम बाहर निकले हैं डॉक्टर साहब, तो एक सवाल यहाँ पे ये बन रहा है कि इनमें एक मानसिक रूप से एक अवसाद सा भी पैदा देखने को आया है। इसका क्या कारण और इससे क्या निदान हो सकता है? जी, नवीन जी, आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा। एक्चुअली कोविड की वजह से जो एक इन्फेक्टिव इलनेस है, जो व्यक्ति विशेष को जो प्रॉब्लम होता है, वो नजर आता है कि ये सांस में फेफड़ों का रोग है, जो शरीर के दूसरे जो अंग हिस्सों को भी वो प्रभावित कर सकता है। लेकिन इसके साथ साथ दूसरे और भी जो परिणाम होते हैं, जो हम लोग सिक्वली और लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कॉम्प्लिकेशन कहते हैं, उसका एक बहुत बड़ा एक रूप है, वो है साइको सोशियो बिहेवियरल चेंज। मतलब कि लोगों के जो साइकोलॉजी पर जो परिवर्तन हो रहा है, वह भी चिंताजनक है। इसमें हम लोग अगर संपूर्ण कम्युनिटी, संपूर्ण समाज को अगर हम बांटें तो 3 तरह से बांट सकते हैं। वो लोग जो कि इस बीमारी से ग्रसित थे, गंभीर रूप से ग्रसित थे, और ग्रसित होने की वजह से वो जो आईसीयू में या वेंटिलेटर पर लंबे समय तक रहे थे, तो उन लोगों में पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, जो एक फ्लैशबैक जैसा आता है, उनमें डरना, चौंक जाना, और जो लंबे समय तक गहरा थकान का रहना, शरीर में शिथिलता का रहना और नींद न आना, ऐसी चीजें रह रही हैं। इसके अलावे जो और बाकी और लोग हैं, जिनका कि कोई परिवार का सदस्य 1 महीने या 2 महीने तक गंभीर रूप से अस्पताल में भर्ती होकर आया, तो उस मेंटल ट्रॉमा की वजह से उनमें जो स्ट्रेस की बात है, जो फ्लैशबैक जिसे कहते हैं, जिसे डिप्रेशन या अवसाद की बात करते हैं, वो आ रहा है। और साथ ही साथ जो कोलेट्रल डैमेज हो रहे हैं, इसके जो विश्वव्यापी जो आर्थिक मंदी आई है समाज में, देश में नौकरियों की कमी हो गई है, और जो लंबे समय तक घर में रहने के बाद जो बुजुर्ग वर्ग जो है, उनमें भी बहुत सारे बिहेवियरल चेंजेस आ गए। डॉक्टर साहब, इससे हम थोड़ा और आगे चर्चा करेंगे। इस बीच एक कॉलर जो है हमसे इस कार्यक्रम में जुड़ रखे हैं, सोनभद्र से अशोक कुमार। आइए सुनते हैं उनका क्या प्रश्न है। अशोक जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो जी, हाँ, प्लाज्मा थेरेपी क्या है सर, ये जानना चाहते हैं। देखिए, प्लाज्मा थेरेपी एक तरह का इलाज का तरीका है, जिसमें से ऐसे रोगी जो कि ठीक हो चुके हैं कोविड के बाद, एक थोड़े अंतराल के बाद 3 या 4 हफ्ते के बाद उनके अंदर जो एंटीबॉडी बनी रहती है, वो उस एंटीबॉडी को हम लोग निकाल करके ऐसे मरीज जो कि गंभीर रूप से बीमार रहते हैं, उसमें भी कुछ खास क्राइटेरिया है, जिसके बाद की जिसमें कि वो जो बीमार व्यक्ति जो फुलफिल करता है, उन मरीजों को, जो स्वस्थ हो चुके मरीज हैं, उनके शरीर से जो एंटीबॉडी जो है, जो उसके प्लाज्मा में होता है, वो निकाल करके हम लोग देते हैं। यही प्लाज्मा थेरेपी इसे कहते हैं। डॉक्टर साहब, इनका सवाल था कि प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है। आपने बहुत अच्छे से इसका जवाब दिया, लेकिन एक सवाल जो अभी भी लोगों के जहन में है, वो ये है कि प्लाज्मा कितनी बार दिया जा सकता है? कौन से ऐसे स्वस्थ व्यक्ति हैं जो प्लाज्मा दे सकते हैं? जी, प्लाज्मा जो है वो 2 डोज हम लोग इसका ये कहते हैं, वो दिया जा सकता है। यह मरीज टू मरीज और अलग अलग कंडीशन में कुछ और जांचों पर निर्भर करता है, जिसके आधार पर जो कि है मरीज को टोटल डोज ऑफ प्लाज्मा जो है, कन्वलेसेंट प्लाज्मा जिसे कहते हैं, वो डिपेंड करता है। लेकिन ये लगभग जो है 2 वैट जिसे हम लोग कहते हैं, 2 यूनिट जो है वो दिया जा सकता है। अब जो डोनर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो ऐसे लोग जो कि पॉजिटिव हो चुके हैं और पॉजिटिव होने के बाद बिल्कुल ठीक हो चुके हैं, ठीक होने के 14 दिन के बाद उनके शरीर में जो खास एंटीबॉडी जो है वो टेस्ट किया जाता है, और अगर वो एंटीबॉडी की
का लेवल उस जो ठीक हुए व्यक्ति में एक निश्चित मात्रा से अधिक होती है, तब उनका हम लोग प्लाज्मा लेकर के, ये प्लाज्मा बेसिकली ब्लड का एक कंपोनेंट होता है, तो वो प्लाज्मा निकाल करके हम लोग जो है, जो बीमार व्यक्ति जो है उसमें हम लोग देते हैं। इस बीच एक और कॉलर हमसे जुड़ रहे हैं दिल्ली से, राहुल। राहुल जी, क्या सवाल है आपका? जी, मेरा ये सवाल है, जैसे कि जिस आदमी की इम्यूनिटी पावर कम है जी, इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाई जाए? दूसरा सवाल ये है जी, किसी को ये बीमारी हो जाती है तो उसको दोबारा होती है या नहीं होती? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि इम्यूनिटी पावर कैसे बढ़ाई जाए, और अगर किसी को ये बीमारी एक बार हो जाती है तो क्या उसे दोबारा होने के उतने चांसेस हैं क्या? देखिए, इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मैं आपके माध्यम से, मैं बहुत खुश हूं कि यह प्रश्न पूछा गया है। आपके माध्यम से मैं तमाम श्रोताओं को बताना चाहूंगा कि अभी जब से यह कोविड हुआ है तब से बहुत सारे भ्रामक विज्ञापन आने लगे हैं। यह दवाई खा लो, 8 दिन 10 दिन खा लो, उसके बाद जो है वो यह बीमारी ठीक हो जाएगी, इम्यूनिटी बेहतर हो जाएगा, इम्यूनिटी बूस्टर हो जाएगा, ये सारी चीजें। तो इसके बारे में मैं आप ये लोगों को आगाह करना चाहूंगा कि वो ऐसे भ्रामक ये जो विज्ञापन से वो बचते रहें और अपने आप को जो है वो कभी भी इन चीजों में डाल करके न रखें। इम्यूनिटी एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है, जैसे कि स्वस्थ भोजन करना, बैलेंस डाइट लेना, नियमित रूप से एक्सरसाइज करना और बुरी आदतें जैसे तंबाकू, नशीली चीज, इन सब पालन, इन सबों को से दूर रहना, और साथ ही साथ कुछ बीमारी जिन लोगों को डायबिटीज है या और दूसरी चीजें हैं उसे प्रॉपरली कंट्रोल रखना। इन चीजों में अगर आप नियमित तौर पर अगर आप पालन करते रहेंगे तब आपके शरीर का इम्यूनिटी बढ़ते जाएगा। इम्यूनिटी इज ए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट एंड इफ यू वांट डिविडेंड देन यू विल हैव टू रिमेन इन्वेस्टेड। इसका मतलब ये हुआ कि इम्यूनिटी के लिए एक दीर्घकालिक आपको निवेश की योजना करनी पड़ेगी। यानी कि अगर आप जैसे बचपन से अगर आप ये अच्छी आदतों को करते रहेंगे तो वो आपको लंबे समय के बाद जब बुढ़ापे में या ये उन समय में इम्यूनिटी आपकी बेहतर होगी। इस बीच दिल्ली से ही देवराज हमसे जुड़ रहे हैं। देवराज जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हेलो। हाँ जी, क्या सवाल है आपका? हाँ जी, जैसा मेरे को दिसंबर में वायरल हुआ था और इतना जबरदस्त हुआ कि बहुत ज्यादा 1-1.5 महीना मैं परेशान रहा। मैं हाइपोथायराइड का पेशेंट हूँ, 62 ईयर मेरी एज है। उसके बाद वो ठीक तो हो गया, एंटीबॉडी बन गई थी, लेकिन आज तक मैं बिस्तर से उठ नहीं पाया। वीकनेस इतनी आ गई है कि पूछो मत। डॉक्टर साहब, ये मामला जो है इनका पोस्ट कोविड इफेक्ट्स का मामला है। ये जानना चाहते हैं कि 62 साल इनकी उम्र है, इनको वायरल हुआ था, काफी तेज हुआ था, उसके बाद इनमें एंटीबॉडीज डेवलप हो गए, लेकिन आज भी ये कमजोरी महसूस कर रहे हैं शरीर में। ये जो पोस्ट वायरल एस्थीमिया इसे कहते हैं, यानी कि वायरल इलनेस न सिर्फ कोविड बल्कि जो दूसरे वायरल इलनेस के बाद एक वेरिएबल पीरियड तक जो है लोगों में कमजोरी रह सकता है। इसके लिए आप जो मैंने अभी बताया कि नियमित तौर पर सही भोजन लें और धीरे धीरे करके अपनी एक्सरसाइज कैपेसिटी को बढ़ाएं। जैसे आपको हाइपोथायराइड था तो वो हाइपोथायराइड आपका रेगुलरली कंट्रोल है या नहीं है, ये आपको देखे जाने की जरूरत है। और इसके साथ साथ अगर डॉक्टर अगर जरूरत समझेंगे, आप जो अपने नजदीक के डॉक्टर के पास रहे। और अगर कुछ केसेस में हम लोग जो एनाबॉलिक स्टेरॉइड जो होता है और जो दूसरे और जो कुछ हार्मोन जो हैं वो बहुत सिलेक्टिव केसेस में देते हैं, जिसके बारे में आप अपने नजदीक के या बेहतर अस्पताल में आप जाकर के इस संबंध में परामर्श ले सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सवाल था जो कि अभी जिसका जवाब छूट गया था कि जिन लोगों को कोविड-19 में एक बार ठीक हो जाते हैं तो इसमें इम्यूनिटी कितने समय तक मेंटेन रहता है। देखिए, इस संबंध में जो वायरल दूसरे जो रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन रहे हैं उसमें अमूमन लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी रहती है जी। तो उसी के अनुसार हम लोगों ने यह अनुमान लगाया हुआ है कि यह लाइफ लॉन्ग रह सकता है, लेकिन यह ऐसा कहना बिल्कुल इसे पत्थर की लकीर मानना जल्दबाजी होगा, क्योंकि एक बार होने के बाद कितने लोगों में इम्यूनिटी डेवलप करता है, एंटीबॉडी डेवलप करता है, एंटीबॉडी कितने समय तक परसिस्ट करता है, जो एंटीबॉडी का लेवल है किस लेवल के बाद ये प्रोटेक्टिव होता है, अभी इन सभी चीजों के बारे में स्पष्ट वैज्ञानिक जानकारी नहीं है। तो इसमें जो छिपा हुआ संदेश यह है कि जिन लोगों को होने के बाद ठीक हो गया है वो लोग भी बेपरवाह न रहें। जी, तो ये बहुत बड़ी बात है कि अगर आप में एंटीबॉडीज डेवलप हो भी गए हैं तो आप बेपरवाह नहीं रहे हैं। आप वही कायदे कानून उन्हीं चीजों से आप फॉलो कीजिए जो कि आपको बताए गए। इस बीच डॉक्टर साहब मोहम्मद वजीर हैं दिल्ली से, उनका सुन लेते हैं क्या सवाल है।
नमस्कार। नमस्कार सर, मैं ये जानना चाह रहा था सर कि सबसे पहली बात तो मैं कहूँगा कि मैं आज बत्रा पार्क पे बैठा हुआ था। वहाँ पे मोहल्ला क्लिनिक का हॉस्पिटल है, तो उसमें एक डॉक्टर साहब, एक पुलिस के आदमी है और वहाँ पे करीब 20-25 आदमी थे। तो लोग पुलिस को देखकर भागने लगे और हम लोग रुके रहे। तो डॉक्टर साहब बोले कि कोरोना जांच हो रहे हैं, आप चलिए, आप लोग जांच कराइए। तो हम गए सर, जांच कराए। जांच कराने के बाद नाक का जो मैली होती है उससे उन्होंने चेक की और चेक करने के बाद उन्होंने मेरे को 10 मिनट के अंदर में पर्ची एक बना के दे दिया। तो पर्ची पे मोहर भी लगा हुआ था। तो सर, क्या मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो पर्ची जो दिया गया तो क्या मेरी जांच वो सही रिपोर्ट का है या ऐसी कोई पर्ची था? धन्यवाद। डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं इनका जो भी टेस्ट लिया गया, जो सैंपल लिए गए, वो कहाँ तक ठीक है, उसकी रिपोर्ट कब तक आएगी? और यहीं पर एक सवाल जो और समझ में आ रहा है डॉक्टर साहब, वो ये होता है कि अक्सर लोग कोरोना की जांच कराने से डर रहे हैं, ऐसा भी है? जी, मैं दोनों सवाल में बताऊंगा। देखिए, जांच मूल तौर पे 3 तरह का होता है। सबसे पहले जिसमें कि रैपिड एंटीजन टेस्ट करते हैं, तो इसमें जो इन्होंने कहा कि नाक के अंदर में या गले के अंदर में जो स्वाब लगा करके जो उसका टेस्ट किया जाता है, इसमें रिपोर्ट जो है 10, 15, 20 मिनट तक में आ सकता है। अब इन्हें जो पर्ची दी गई, अगर रैपिड जो टेस्ट जो कि हम लोग मास लेवल पे ये किया जा रहा है कुछ जगहों पर, तो उसके अनुसार इनको पता चल सकता है। उसके अंदर जो रिपोर्ट दी गई है वो बेशक वो जो उनके स्वास्थ्य कर्मी होंगे, जो डॉक्टर होंगे, वो ये बात बताएंगे कि आपका ये टेस्ट किया गया है। दूसरा जो लेवल होता है जिसमें कि हम लोग सीवीनेट या जीन एक्सपर्ट मेथड से जो हम लोग करते हैं, इसमें जांच जो अस्पताल के अंदर किया जाता है और ये अस्पताल में जांच की रिपोर्ट जो है 2 घंटे 3 घंटे के अंदर में आ जाती है। तीसरा इम्पोर्टेंट जो टेस्ट है, जो आरटीपीसीआर टेस्ट जिसे हम लोग कहते हैं, इसमें जांच की रिपोर्ट में आने में लगभग 12 से लेकर के 24 घंटे तक का, कभी कभी 36 घंटे तक का भी टाइम लग सकता है। तो जो इनको जो जांच जो की गई होगी, उस जांच में जो इनको मोहर लगा करके जो जांच का रिपोर्ट दिया गया था, बेशक उन्हें इसके बारे में बताया गया होगा और इसी के आधार पर उनका इंटरप्रिटेशन होना चाहिए। नंबर 2, आपका सवाल क्या था? सॉरी, सवाल दूसरा ये था कि लोग कोरोना की जांच कराने से डर रहे हैं, घबरा रहे हैं। ये समाज के लिए सबसे ज्यादा चिंताजनक बात है, क्योंकि हम लोग इस जांच के बाद जो रिपोर्ट आता है, रिपोर्ट आने के बाद लोगों को जरा सा स्टिग्मेटाइज कर देते हैं कि इसे कोविड-19 हो गया, तो एक तरह से सामाजिक बहिष्कार होने के लिए के जैसा हो जाता है। ये बहुत ज्यादा चिंता की बात है, क्योंकि इसकी वजह से जो माइल्डर सिम्टम वाले लोग जो हैं, जो कि ठीक हो गए हैं या ये हो गए, वो जांच कराने से कतरा रहे हैं और थोड़े टाइम के बाद ही वो बाहर निकल करके ये समाज के बाकी लोगों से घुलने मिलने लग जाते हैं। तो ये उनके लिए नहीं बल्कि समाज के दूसरे लोगों के लिए काफी ज्यादा चिंताजनक बात है और शायद इसी वजह से जो है हम लोग इसके ट्रांसमिशन के चेन को ब्रेक नहीं कर पा रहे हैं। तो टेस्ट करना और टेस्ट करने के बाद उसको डिटेक्ट करना, ट्रेस करना और उसके बाद ट्रीट करना, ये माननीय प्रधानमंत्री जी का भी ये अपील रही है। ये देश के जो तमाम लोग हैं उनकी तरफ से भी ये प्रायोरिटी है। तो जो सबसे पहली चीज है, वो समाज में ये संदेश जाना चाहिए कि आपको आगे आकर के अपनी जांच करवानी है और पॉजिटिव होने के बाद खुद भी परेशान ना हो, और जो लोग पॉजिटिव आए हैं उन्हें भी आप किसी भी तरह से हिकारत या हेट की दृष्टि से नहीं देखिए। अगर आप उन्हें सपोर्ट करेंगे तभी हम इस इन्फेक्शन के जो ट्रांसमिशन की जो दर है, जो ट्रांसमिशन का जो फोकस है, उसे हम लोग बीच से तोड़ पाएंगे। इस बीच बीकानेर से शब्बीर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नमस्कार शब्बीर जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जी नमस्ते सर। जी, क्या सवाल है आपका शब्बीर जी? डॉक्टर साहब को मेरा नमस्ते सर। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ कि मास्क पहनते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए? डॉक्टर साहब ये जानना चाहते हैं कि मास्क पहनते समय और उतारते समय क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, ये बहुत अच्छा सवाल है। अभी के समय में जो हमारा एक अध्ययन एम्स नई दिल्ली में हमने किया, हमने ये पाया कि लगभग 80 से 90% लोग मास्क पहनते हैं। लेकिन आपको जानकर ये आश्चर्य होगा कि इसमें से लगभग 50% ही ऐसे लोग हैं जो सही ढंग से मास्क पहनते हैं। देखिए, मास्क पहनने का ये मतलब हुआ कि वो आपके नाक और आपके चेहरे वो पूरी तरह से ढक ले, ठीक है। और जब ये होने के बाद ये टाइटली अपोज्ड हो, मतलब कि ये इतनी अच्छे ढंग से लगा हुआ हो ताकि जो चेहरे के जो नासिका और जो आपके मुख के बीच से जो है हवा बाहर न निकलता हो। पहली ये बात पहनने मतलब कि मास्क प्रॉपरली साइज का होना चाहिए, प्रॉपरली फिटिंग होना चाहिए और अच्छी तौर से ढका होना चाहिए, ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि मास्क पहनने के बाद
जी, खासकर जबकि आप भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाए तो अपने हाथ से अपने मास्क के बाहरी सतह को न छुएं, क्योंकि उस सतह पर जो है वायरस के विषाणु जो है वो हो सकते हैं, वो फिर आपके हाथों में लग करके आपके जब आप मास्क उतारेंगे तब वो आपके चेहरे और आपकी आंखों के द्वारा जो है वो आपके शरीर में प्रवेश कर सकता है। और मास्क जब एक बार पहन लेने के बाद इसका प्रॉपर डिस्पोजल होना चाहिए, ऐसे ही नहीं कि आप कहीं पर रख दें, बल्कि उसे प्रॉपरली जो है वो कूड़ेदान जो इसके लिए डेजिग्नेटेड कूड़ेदान है उसी में आप इसे रखें। डॉक्टर साहब, कई बार देखा गया है कि लोग मास्क की जगह गमछे का इस्तेमाल करते हैं, या फिर जो महिलाएं होती हैं वो चुन्नी को अपने चेहरे पर लपेट लेती हैं, क्या ये सही है? देखिए, ये सही या गलत से ज्यादा मैं ये कहना चाहूंगा कि ये नाकाफी है जी, यह अपर्याप्त है जी। अगर किसी समय नहीं है तो आप शॉर्ट टर्म के लिए आपने लगा लिया तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन पर्याप्त वो जिससे कि आपको इन्फेक्शन ना हो, पर्याप्त वो जिससे कि आपके द्वारा दूसरे को इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए जरूरी है कि आप प्रॉपरली जो है N95 मास्क को पहनें। इस समय हमारे साथ अयोध्या से इरशाद अपने सवाल के साथ जुड़ रहे हैं। इरशाद जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या सवाल है आपका? जी, हम पूछना चाहते हैं प्लाज्मा का भी कोई ग्रुप होता है क्या? डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि प्लाज्मा का भी कोई ग्रुप होता है? देखिए, ये बेसिकली जो है ये ब्लड जो ग्रुप होता है उसके अनुसार मैच करा करके दिया जाता है। प्लाज्मा में इन जनरल जो है कोई एंटीजन नहीं पाया जाता है जी, लेकिन जो इसमें एंटीबॉडीज जो होते हैं वो ब्लड ग्रुप के आधार पर उसमें एंटीबॉडीज पाए जाते हैं, इसलिए उसको प्रॉपरली क्रॉस मैचिंग करा करके ही दिया जाता है। डॉक्टर साहब, एक रिसर्च, एक शोध ये भी आ रहा था कि O पॉजिटिव के जो ब्लड डोनर्स होते हैं उनको कोरोना संक्रमण कम होता है, क्या इसमें कुछ सच्चाई है क्या? जी नहीं, ऐसे किसी भी वैज्ञानिक ऐसे ब्लड ग्रुप के आधार पर ऐसा कोई रोबस्ट ये स्टडी नहीं है जिसके तौर पे हम कह सकें कि कोई पर्टिकुलर ब्लड ग्रुप वाले ओ ग्रुप वाले या O पॉजिटिव ग्रुप वाले इस डिजीज से इम्यून होते हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। डॉक्टर साहब, हम वापस अपने एक सवाल पे आएंगे। इससे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं बिजनौर से आसिफ चौधरी जी। आसिफ जी, क्या सवाल है आपका? कार्यक्रम में आपका स्वागत है। नमस्कार सर। नमस्कार। और डॉक्टर साहब को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। मैं सर ये पूछना चाह रहा हूँ कि प्लाज्मा जो देते हैं कोरोना वालों को वो कितने दिन में फर्क पड़ जाता है उस आदमी को? डॉक्टर साहब, ये जानना चाहते हैं कि अगर किसी मरीज को प्लाज्मा थेरेपी दी गई है तो कितने दिन में वो मरीज ठीक हो सकता है? देखिए, मरीज का ठीक होना न होना सिर्फ प्लाज्मा देने पर डिपेंड नहीं करता है। अभी रिसेंटली जैसे स्टडीज आए हैं उसके अनुसार यह बात सामने आया है कि प्लाज्मा थेरेपी जो है उससे कोई बहुत ज्यादा सर्वाइवल एडवांटेज नहीं होता है। अभी के टाइम में जो प्लाज्मा जो थेरेपी जो है वो थोड़ा सा डिसरेप्यूट हो गया, थोड़ा बैक स्टेज पर आ गया है, क्योंकि इससे जो है बहुत ज्यादा फायदा उस तरह का नहीं देखा जा रहा है। फिर भी जिन मरीजों को दिया जाता है वो खास तरह के मरीज होते हैं जिसमें साइटोकाइन स्टॉर्म के बाद वाले वो मरीज होते हैं, प्लस उसमें जो कुछ खास जो बायोमार्कर्स होते हैं वो एक खास लेवल से ज्यादा बढ़े हुए होने चाहिए, और कुछ उसमें डिजीज का जो पर्टिकुलर जो सीवियरिटी है वो ज्यादा होना चाहिए। हिसार से डॉक्टर साहब, इस प्रश्न को हम आगे लेंगे। इस बीच हिसार से राजेंद्र हमारे साथ जुड़ रखे हैं, पहले उनका सवाल सुनते हैं। नमस्कार राजेंद्र जी। नमस्कार जी। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब को भी नमस्कार करना चाहता हूं। नमस्कार जी। नमस्कार। मैं ये डॉक्टर साहब से पूछना चाहता हूँ, जिनसे एक हफ्ते से थोड़ा जुकाम भी है, खांसी भी रहता है, तो क्या उनको भी ये कोरोना टेस्ट करवाना चाहिए क्या? इसके बारे में डॉक्टर साहब से जानना है। डॉक्टर साहब, ये बहुत एक आम सवाल है कि लोगों को खांसी रहती है, जुकाम रहता है, हल्का बुखार रहता है, तो ऐसे में कई व्यक्ति जो होते हैं वो कोरोना टेस्ट कराने चले जाते हैं और कई व्यक्ति ऐसे हैं जो कि कोरोना टेस्ट नहीं कराते हैं। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जरूर यह बीमारी जो कोविड-19 की बीमारी है, यह बीमारी जो है इसके सिम्टम्स बड़े ही नॉन स्पेसिफिक होते हैं। हल्की सर्दी, हल्की खांसी, हल्के बुखार वाले मरीज को जो है उनको भी जो है वो कोविड-19 हो सकता है। अगर कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारी जो टेस्टिंग कैपेसिटी है वो एक लेवल तक ज्यादा, मतलब उसकी एक सीमा है, उससे ज्यादा टेस्ट नहीं हो पाता है, तो ऐसे केस में हम लोग पेशेंट को प्रायोरिटाइज करते हैं। लेकिन इस बात के पीछे जो गूढ़ बात और गूढ़ संदेश से छुपा हुआ है वह यह है कि ऐसे लोगों का अगर टेस्ट न भी हो पाए तो वो अपने आप को पॉजिटिव मान करके खुद को आइसोलेट कर लें ताकि उनके द्वारा दूसरे लोगों को ना फैले।
इस बीच पटियाला से जया जी हैं अपने सवाल के साथ। जया जी, कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है, अगर किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हम बात कर रहे हैं और उन्होंने मास्क भी पहना हुआ है, तब भी इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ते हैं या ड्रॉपलेट्स के थ्रू ही स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ते हैं? डॉक्टर साहब, ये बहुत एक आम सवाल है कि अगर किसी ने मास्क पहना हुआ है और वो बात कर रहा है, और इससे संक्रमण फैलने का खतरा है क्या? देखिए, इसमें जो दो बातें समझनी, एक हाई रिस्क एक्सपोजर, लो रिस्क एक्सपोजर। जी। एक्सपोजर मतलब कि किसी भी संक्रमित व्यक्ति से आपका एक्सपोजर हो गया और उसमें उससे संबंधित जोखिम जो है वो कितना ज्यादा है। अगर दो व्यक्ति एक दूसरे से 2 मीटर से कम की दूरी में बात कर रहे हैं और दोनों ने प्रॉपरली फिटेड मास्क नहीं पहन करके रखा और 15 मिनट से ज्यादा तक वो लोग बात करते या एक दूसरे के संपर्क में है सेम एटमॉस्फेयर के अंदर में, तो इसे हाई रिस्क एक्सपोजर कहते हैं। जी। तो अब इसके सवाल के जवाब में कि अगर कोई व्यक्ति पॉजिटिव है और उसने भी मास्क लगा के रखा है और जो दूसरा व्यक्ति है जो कि पॉजिटिव नहीं है उसने भी मास्क लगा के रखा हुआ है, तो प्रॉपरली अगर दोनों ने मास्क लगा के रखा है तो वो हाई रिस्क एक्सपोजर नहीं आएगा, उसे लो एक्सपोजर कहेंगे और इसमें डिजीज के होने की संभावना बहुत कम रहती है, 10% से भी कम रहती है। यानी कुल मिलाकर कहा जाए, अगर आपने मास्क लगाया हुआ है तो बहुत हद तक आप बचे हुए हैं कोरोना से। इस बीच ओडिशा से बुल्लू पटनायक जो है वो अपने सवाल के साथ हमसे जुड़ रखे हैं। कार्यक्रम में आपका स्वागत है पटनायक जी। सर नमस्कार। 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 बुल्लू पटनायक, केउंझर डिस्ट्रिक्ट, ओडिशा। जी। माय क्वेश्चन, व्हिच कैटेगरी कोरोना वायरस COVID-19 मेनली अफेक्टेड? आप अपने प्रश्न को एक बार फिर दोहराएंगे? व्हिच कैटेगरी कोरोना वायरस मेनली अफेक्टेड? ये जानना चाहते हैं कि किस कैटेगरी के जो व्यक्ति हैं वो कोरोना से सबसे ज्यादा अफेक्टेड होते हैं। देखिए, इसमें जो जोखिम सबसे ज्यादा होता है वो बुजुर्ग लोगों में होता है और ऐसे लोग जिनकी इम्यूनिटी कम है, जैसे हाइपरटेंसिव, डायबिटिक, ऐसे पेशेंट जो हैं या फिर क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, इन लोगों में कोरोना के COVID-19 की वजह से जो है वो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी ज्यादा होती है। तो डॉक्टर साहब, इनको क्या खास ख्याल रखना होगा इस तरह के लोगों को? देखिए, अभी के टाइम में बचाव ही सबसे बड़ा उपाय है और बचाव के लिए सिर्फ 3 मूल मंत्र है। सबसे बड़ा मूल मंत्र है सोशल डिस्टेंस, यानी कि आप अगर संभव हो तो ऐसे व्यक्ति जहां तक हो वो भीड़ भाड़ वाली जगह से जाने से बचे और जब भी जाएं तो 2 मीटर की दूरी जो है वो कम से कम वो बना करके रखें और जब भी जाएं तो वो खुद भी मास्क पहने, जो कि संक्रमित व्यक्ति है वो, और जो व्यक्ति बचाव करना चाहता है वो व्यक्ति भी अपने आप को ये मास्क पहन करके रखें। और डॉक्टर साहब, एक सवाल हम और जल्द में लेते हैं, वक्त हमारे पास बहुत कम है। जौनपुर से राजधर मिश्रा हमसे जुड़ रहे हैं। राजधर जी, क्या सवाल है आपका? बहुत संक्षेप में। सर, मेरा सवाल यह है कि अपने इंडिया में कोरोना का पीक आया है, सर खत्म हो गया, कभी आने वाला है? ये जानना चाहते हैं कि हमारे देश में कोरोना का पीक अभी आया है या आने वाला है? देखिए, अलग अलग जगहों पर, देश के अलग अलग राज्यों में ये पीक अलग अलग स्टेट पर अलग अलग अवस्था में है। जैसे केरल में ये डेफिनेटली कंट्रोल हो गया है, जो उत्तर प्रदेश में जहां पर के ये हैं और बिहार में, इन जगहों पर अभी जो है ये बढ़ रहा है, अभी बढ़ते जा रहा है। दिल्ली में भी एक बार कंट्रोल में आ गया था लेकिन फिर से नए केसेस आने लगे हैं। तो अलग अलग जगहों में ये अलग अलग पीक पर है। जिस तरह से कोरोना वायरस पूरे विश्व को अपनी जद में ले रहा है, उसमें हर किसी को सावधान रहने की जरूरत है। सावधानी और स्वच्छता से ही हम इस वायरस के खिलाफ जंग लड़ सकते हैं और इससे जीत सकते हैं। डॉक्टर साहब, इस कार्यक्रम में आप आए और सभी सवालों का आपने जवाब दिया। हमें उम्मीद है कि हमारे सभी श्रोता, सभी सुनने वालों ने इसका फायदा उठाया होगा। जी, आपके माध्यम से देश के तमाम लोगों से जुड़ने का मौका मिला, उनकी बहुत सारी भ्रांतियों का जवाब देने का मौका मिला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। कल इसी वक्त नए कार्यक्रम में नए सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर होंगे। इजाजत दीजिए, नमस्कार। कोविड-19 विशेष कार्यक्रम के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कोरोना वायरस संक्रमण की वर्तमान स्थिति पर चर्चा, जिसे प्रस्तुत कर रहे थे आकाशवाणी संवाददाता नवीन सक्सेना। इस कार्यक्रम में आमंत्रित स्वास्थ्य विशेषज्ञ थे डॉक्टर पीयूष रंजन। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।